जय भीम दोस्तों। आज हम जानेंगे स्वतंत्र भारत के लिए किस दिन संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, किस दिन संविधान को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और संविधान सभा ने किस तरह बाबा साहेब की प्रशंसा की। ब्रिटिश शासन से भारतीयों के हाथों में अधिकारों के स्थानांतर के बाद कांग्रेसी नेताओं ने इच्छा प्रकट की कि असाधारण क्षमताओं के धनी डॉक्टर अंबेडकर से पुनः संपर्क साधा जाए ताकि उनके प्रकृति प्रदत्त गुणों व तीव्र मेधा का राष्ट्र निर्माण में सदुपयोग किया जा सके और कठिनाइयों से प्राप्त की गई नई स्वतंत्रता को संरक्षित किया जा सके। अत्यधिक मान मनोबल और प्रशंसा के भाव से उन लोगों ने इस मामले पर विचार विमर्श किया, प्राय एक दूसरे पर फोन से वार्ता करते हुए कि डॉक्टर अंबेडकर को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने कक्ष में बुलाया और पूछा कि क्या वे मंत्रिमंडल में विधि मंत्री का पद स्वीकारेंगे। ये प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक घोर आश्चर्य था। उन्होंने कहा, मैं विरोधी दल में था। अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के समय मुझे शामिल होने के अयोग्य व्यक्ति के रूप में पहले ही तिरस्कृत किया जा चुका है। मुझे यह सोचना पड़ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को इस धारणा को बदलना पड़ा। मुझे संदेह था। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उन लोगों के साथ कैसे चल पाऊंगा जो कभी मेरे मित्र नहीं रहे। यह भी संदेह था कि विधि मंत्री के रूप में मैं उस कानूनी ज्ञान और तीक्ष्ण बुद्धि का स्तर कायम रख पाऊंगा या नहीं जो भारत सरकार के पूर्ववर्ती विधि मंत्रियों ने कायम रखा था। पर मैंने अपने संदेह को दरकिनार कर दिया और यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि राष्ट्र निर्माण हेतु मांगे गए सहयोग से मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। इस तरह अत्यधिक देशभक्ति के वशीभूत बाबा साहेब राष्ट्र निर्माण के अपनी महत्वपूर्ण रचनात्मक व मर्यादित भूमिका के निर्वाह में पीछे नहीं रहे। उन्होंने तात्कालीन परिस्थितियों से ऊपर उठकर विगत कलह को भुलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को हार्दिक रूप से सच्ची सहमति दी, क्योंकि राष्ट्र की सेवा उनके हृदय में सर्वोपरि थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया और बाबा साहेब उसके अध्यक्ष बनाए गए। स्वतंत्र राष्ट्र के प्रथम विधि मंत्री के रूप में उनका मंत्रिमंडल में प्रवेश और इसके बाद प्रारूप समिति का सभापति अध्यक्ष चुना जाना भारत के इतिहास में दलित वर्ग और बौद्ध जगत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये मजे की बात है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल चाहते थे कि इस काम के लिए सर आइवोर जेनिंग्स को आमंत्रित किया जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संविधान विशेषज्ञ थे और जिन्होंने कई एशियाई देशों के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। पर गांधी जी ने सुझाव दिया कि वे किसी विदेशी के विषय में विचार न करें, जबकि भारत में ही डॉक्टर अंबेडकर के रूप में एक असाधारण कानून व संविधान विशेषज्ञ मौजूद है। इस तरह स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने का दायित्व बाबा साहेब के कंधों पर आन पड़ा। अंततः सदियों की देशी और विदेशी गुलामी के बाद भारत के लोगों को स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना का अधिकार मिला। वास्तव में ये एक महान उपलब्धि थी। बाबा साहेब ने कोई कोर कसर बाकी न उठा रखी और प्रारूप तैयार करने में अपने मन प्राण अर्पित कर दिए। खराब स्वास्थ्य के कारण भी अपनी समस्त ऊर्जा को उसी दिशा में लगाते हुए बिना रुके हुए और प्राय अकेले ही वो निशी दिन काम करने में जुटे रहते थे। एक वितरागी की भांति प्रतिदिन कई कई घंटों तक वो खुद को कैद जैसा कर लेते थे, चाहे वो संसद भवन हो या उनका एक हार्डिंग एवेन्यू का अपना निवास। कोई आराम नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, यहाँ तक कि एक क्षण के लिए भी कहीं बाहर नहीं निकलते थे। संविधान का प्रारूप हर क्षण उनके मस्तिष्क व नस नस में बसा रहता था। वास्तव में प्रारूप समिति पर संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णयों के आधारों पर संविधान निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संविधान सभा अपनी विभिन्न समितियों यथा संघीय ऊर्जा समिति, संघीय संविधान समिति, प्रादेशिक संविधान समिति, मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति, अल्पसंख्यकों व आदिवासी क्षेत्रों की सलाहकार समिति आदि द्वारा प्रस्तुत रपटों के आधार पर निर्णय लेती थी। संविधान सभा ने यह भी निर्देश दिया कि कुछ मसलों पर भारत सरकार के एक्ट 1935 के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए, अलावा उन बिंदुओं के जो डॉक्टर अंबेडकर के 21 फरवरी 1948 के पत्र में संदर्भित है। इस पत्र में उन्होंने प्रारूप समिति के परामर्शों के आधार पर कुछ बदलाव व विकल्पों का उल्लेख किया था। इस तरह प्रारूप समिति ने पूरी विश्वसनीयता के साथ निर्देशों को अंजाम दिया। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप समिति द्वारा तैयार प्रारूप संविधान को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने उसी दिन उस पर विचार करना प्रस्तावित किया। ऐसा करते समय न केवल उनकी खास खास विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया, बल्कि इसमें रह गए क्षेत्रों की भी विस्तार से समालोचना की। संविधान को स्वीकृत करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए समस्त संविधान सभा हर्षातिरेक से प्रफुल्ल थी। विभिन्न समुदायों और संस्थाओं के प्रवक्ताओं ने एक के बाद एक शानदार टिप्पणियां की और बाबा साहेब को उनके स्पष्ट, सुयोग्य, सुव्यवस्थित वक्तव्य तथा अत्यंत बुद्धिमत्ता से
किए गए संविधान की व्याख्या के कारण उनकी जबरदस्त प्रशंसा की। संविधान का प्रारूप तैयार करने जैसी भारी व दुरूह कार्य को जिस श्रमशीलता, बुद्धिमत्ता और मेधावी गुणों के साथ संपन्न किया गया, उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की और कृतज्ञता ज्ञापन किया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने संविधान सभा पर डॉक्टर अंबेडकर के शानदार कार्य संपादन और प्रभावशाली भाष्य पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि डॉक्टर अंबेडकर को अवसर मिलता तो वे संविधान को संभवतः एक अलग रूप प्रदान करते। प्रस्ताव लंबी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वीकृत हुआ। राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर करके प्रामाणिक बना दिया और ये कानून बन गया, जो तुरंत ही प्रभावी हो गया। संविधान सभा और प्रारूप के कुछ चुनिंदा सदस्यों के भाषणों के सार तत्व भव्य सम्मान व प्रशंसा की उद्घोषणा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से कायल हुए बिना नहीं रह सकता कि डॉक्टर अंबेडकर ही भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी और जनक के सम्मान के अधिकारी है। एम अनंत शयनमय आयंगर कहते हैं कि सभी विचारधाराओं के नेता यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर भी, जो मैच देखने के लिए यहाँ आए थे, जिन्होंने संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई और वो इसके प्रमुख शिल्पियों में से है जिसे हम पारित कर रहे हैं, वही व्यक्ति जो शक करता था और आलोचना करता था, अंततः संविधान निर्माण का प्रभारी बना और उसकी रचना की। मैं उन्हें और आप सभी को बधाई देता हूँ उस सौहार्द के लिए जो उन्हें दिया गया और उस पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए भी। अंततः निकट आकर ही हम एक दूसरे के विचारों को ठीक से समझ सकते। जितना ही हम दूर रहते, हम छोटी छोटी मत भिन्नता को बड़ा बना लेते। यदि इस संविधान ने इस मंतव्य के अनुरूप कार्य किया जैसा कि उसे रचा गया है, तो हम निश्चित ही दुनिया के अग्रणी देशों में होंगे। बीए मंडलोई, मैं जानता हूँ कि इस सदन में कई विवादग्रस्त बहसों के दौरान प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने बहुत योग्यता से अपने विचार रखे और विवाद को एक संतोषजनक परिणति पर ले आए। यह सदन प्रारूप समिति द्वारा प्रदत्त सेवा की प्रशंसा करता है। मैं डॉक्टर अंबेडकर को, जो समिति के अध्यक्ष, बधाई देता हूँ जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। खंडूबाई के देसाई, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमारे सामने दिए गए एक अत्यंत विद्वत्तापूर्ण भाषणों को हम कैसे भूल सकते हैं। प ठाकुरदास भार्गव, उस महान भावना के दृष्टिगत जो उन्होंने प्रदर्शित की, मैं डॉक्टर अंबेडकर से अपील करना चाहूंगा। मुझे खेद है कि वे आज सदन में नहीं है। उन्होंने स्वयं को अब तक केवल अनुसूचित जाति का नेता माना है, अब कांग्रेस में शामिल हो। उन्होंने हमारे दिलों में एक उच्च स्थान बना लिया है और मुझे विश्वास है कि इस तरह वे कांग्रेस हाईकमान में स्थान बनाने में सफल होंगे। एक ऐसा स्थान जो वर्तमान में ग्रहण किए गए संकीर्ण स्थान से कई बड़ा व महत्वपूर्ण है। एच.जे. खांडेकर महोदय, आज अब हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर की अपूर्व बुद्धिमत्ता के बलबूते पर स्वतंत्र भारत के संविधान के कानूनों की व्यवस्था लागू कर रहे हैं। महोदय, यदि मैं कह सकता तो इस संविधान को मैं महार के कानून की संज्ञा देता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर महार है। अब जबकि हम 26 जनवरी 1950 को इस संविधान का शुभारंभ कर रहे हैं, हम मनु के कानूनों की जगह महार कानून को स्थापित कर रहे हैं। मुझे आशा है कि मनु के कानूनों के विपरीत, जिसके तहत ये देश कभी समृद्ध न हो सका, महार का कानून वस्तुतः भारत को स्वर्ग बना देगा। महोदय, इस देश के तमाम सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समाज सुधारकों अर्थात गौतम बुद्ध, रामानुज, कबीर, संत तुकाराम, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, परमहंस, महात्मा ज्योतिबा फुले, विट्ठल रामजी शिंदे, ठक्कर बाबा और यहाँ तक कि गांधी जी ने छुआछूत के भूत से मुक्ति पाना बेहद कठिन समझा। उन्होंने देश को आंदोलित किया पर सफल नहीं हुए। महोदय, अब हमने एक धारा 17 को इस संविधान का अंग बना दिया है ताकि छुआछूत को मिटाया जा सके, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब छुआछूत समाप्त हो जाएगी। मैं अपने भाषण के प्रारंभ में डॉक्टर अंबेडकर को बधाई दे चुका हूँ। उनसे मैं कोई मौलिक भेद नहीं रखता और इन 3 वर्षों में संविधान रचकर उन्होंने देश की जो महान सेवा की है वो बधाई के पात्र है। मुझे उन्हें केवल एक सलाह देनी है कि अब वो कांग्रेस में सम्मिलित हो जाए और अपने ही लोगों का भला करे। मैं आशा करता हूँ कि यदि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो निश्चित ही इस देश के अनुसूचित जाति के लोग और भी अधिक लाभान्वित होंगे। मैं अपने मित्रों के लिए भी कुछ अभिमत देना चाहूँगा, खासकर मिस्टर जगजीवन राम को, जो संघ के मंत्री और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। जब इन 3 वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर देश की महान सेवा कर रहे थे, मेरे सम्मानित मित्र जगजीवन राम देश को सबसे बड़ी क्षति पहुंचा रहे थे। महबूब अली बेग साहब, डॉक्टर अंबेडकर अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखने में अद्वितीय है। संवैधानिक समस्याओं, जिसमें वित्त संबंधी समस्या भी है, पर उनका अधिकार विलक्षण, अद्वितीय, अद्भुत और पूर्ण है। पर महोदय, आपकी तरह वो स्वतंत्र कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए जो कमियां या त्रुटियां संविधान में है और जैसा कि उन्होंने हमारे समक्ष रखा भी है, इस अवसर पर रखी जानी स्वाभाविक है। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेदार नहीं हो सकते।
एस नागप्पा, अनुसूचित वर्ग के लोगों के दृष्टिकोण से उनका लक्ष्य तो उसी दिन प्राप्त हो गया था जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। वो अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों के प्रबलतम योद्धा रहे। जिस दिन वो चुने गए, अनुसूचित वर्ग के अन्य सदस्य उन्हें सहयोग देने के अनिच्छुक रहे। इसलिए नहीं कि वे सहयोग करना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनके हितों के सशक्त योद्धा डॉक्टर अंबेडकर स्वयं वहां थे। वे जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर जागरूक रहेंगे और अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक धाराएं उसमें जरूर रखेंगे। महोदय, इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित वर्ग के हैं, किंतु अवसर मिलने पर ऊंचाई तक जा सकते हैं। ऐसा उन्होंने संविधान की दक्षता व योग्यता से प्रारूप तैयार कर और उसे मंजिल तक पहुंचाकर सिद्ध कर दिया है। अब मेरा विचार है कि ये मिथ्या धारणा की अनुसूचित वर्ग के लोगों को अक्षम होते हैं सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस उन्हें अवसर दिया जाए तो वे किसी से भी बेहतर सिद्ध हो सकेंगे। अनुसूचित वर्ग के लोगों की ओर जो महान भूमिका उन्होंने अदा की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। ये केवल अनुसूचित वर्ग की शक्ति नहीं थी जिसने उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, बल्कि बहुसंख्यक पार्टी की सहृदयता भी थी। इसके लिए मैं उनका अत्यधिक आभारी हूँ। ये भावना इस देश के जनसाधारण की बेहतरी के लिए दीर्घकाल तक कार्य करती रहेगी। ऐसा इसलिए भी है कि डॉक्टर अंबेडकर जो समाज के इस उच्च स्तर तक आए हैं, समाज के बृहत सामान्य जन के बीच से ही निकल कर आए हैं। जसपत राय कपूर, मैं डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान और प्रेम से भर उठा हूँ। उन्होंने बेहद उपयोगी व देशभक्तिपूर्ण कार्य किया है। श्यामनंदन साय, स्वतंत्रता प्राप्ति का श्रेय महात्मा जी को जाता है और उसके कानून बनाने का श्रेय उनके कटु आलोचक, संविधान के महान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर को। महोदय, डॉक्टर अंबेडकर का न केवल ये सदन बल्कि सारा राष्ट्र आभारी है। वो और समिति के उनके सहयोगियों ने बहुत श्रम से दुनिया की बहुत सी शानदार चीजें ढूंढ निकाली और उन्हें अपने देश की आवश्यकता के अनुरूप डाला। जिस योग्यता से उन्होंने प्रारूप तैयार किया और जिस कुशलता से डॉक्टर अंबेडकर ने उसे मंजिल तक पहुंचाया, उसके लिए न केवल हम बल्कि भावी पीढ़ियां भी उन्हें आभार सहित याद करेगी। आरवी दुलेकर, महोदय, अंत में मैं अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हमारे समक्ष जो कार्य था वो बहुत बड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत महान काम किया है। मैं इसे अत्यंत बलशाली नहीं कहूँगा क्योंकि यह शब्द बहुत छोटा है। उन्होंने ऐसा कार्य किया है। शुरू से अंत तक वो स्पष्ट रहे। उन्होंने सदैव विरोधियों के विचारों पर ध्यान दिया और उन्होंने समाहित करने का प्रयास भी किया। अपने विचारों को बेहद स्पष्ट भाषा में रखा। हम उनके प्रति अत्यंत आभारी है। फ्रैंक एंथोनी, प्रारूप समिति ने जिस प्रकार अपने बहुत कठिन और जिम्मेदारी से भरे कर्तव्यों को पूर्ण किया है, उसके लिए समुचित सम्मान अर्पित किया जा चुका है। मैं संक्षेप में अपने आदरणीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर को विशेष सम्मान ज्ञापित करना चाहूँगा, जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हम में से कोई भी इतने भारी भरकम काम के आयामों का और उसे पूर्ण करने में लगे ध्यान की तीव्रता का, जो भी निश्चित तौर से इसमें लगी रही होगी, का अनुमान भी लगा सकता है। यद्यपि कई बार मैं उनसे सहमति नहीं रखता था, पर न केवल मामलों के सिद्धांतों बल्कि उसके विस्तार पर उनकी जो गहन पकड़ थी और जितनी स्पष्टता से उसे प्रस्तुत करते थे, उसे सुनकर अत्यंत प्रसन्नता होती थी। डॉक्टर बी पटाबी सीतारमैया, अब जबकि हर बात कही व काम किया जा चुका है, हमारे मित्र डॉक्टर अंबेडकर चले गए, वरना मैं उनसे कहता कि उन्होंने इस शानदार तथा बड़े कार्य को संपन्न करने में कितनी अधिक बुद्धिमानी का प्रयोग किया है। उनका यह कार्य अप्रतिहत है, दुर्जेय व अजेय है। बड़े से बड़े व छोटे से छोटे को समभाव से एक स्तर पर लाने वाला है। जो कुछ उन्होंने उचित समझा उसके साथ दृढ़ता से डटे रहे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। मिस्टर टीटी कृष्णमाचारी, सदन संभवतः इस बात से परिचित है कि जो 7 व्यक्ति आपके द्वारा नामित थे, उनमें से एक ने समिति से त्यागपत्र दिया और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति नहीं लाया गया। एक की मृत्यु हो गई और उसकी जगह भी कोई अन्य नहीं आया। एक अमेरिका चला गया और उसका स्थान भी रिक्त रहा। एक अन्य व्यक्ति प्रांतीय मामलों में व्यस्त रहा और इस सीमा तक की वहाँ रिक्तियाँ ही रही। 1 या 2 लोग दिल्ली से बाहर रहे और संभवतः स्वास्थ्य के कारण सम्मिलित न हो सके। इस तरह संविधान का प्रारूप तैयार करने का सारा भार अंत में डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा। निसंदेह हमें इस कार्य को पूरा करने के लिए उनका अनुग्रहित होना चाहिए, जो बेशक प्रशंसनीय ढंग से किया गया है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि प्रारूप समिति की कई सभाओं में केवल डॉक्टर अंबेडकर और उनके सचिव ही उपस्थित रहते थे और वो ऐतिहासिक कार्य करीब करीब पूर्ण हो रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस आसन पर बैठकर और दिन प्रतिदिन की कार्यवाही को देखकर मैंने अनुभव किया है कि जिस उत्साह और समर्पण भाव के साथ प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर खराब स्वास्थ्य के बावजूद, डॉक्टर अंबेडकर ने कार्य संपन्न किया, कोई और नहीं कर सकता था। हमारा इससे अधिक सही निर्णय हो ही नहीं सकता था कि उन्हें प्रारूप समिति में रखा गया
और उनको अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने न केवल अपने चुनाव के औचित्य को सिद्ध किया बल्कि अपनी काम से उसमें आभा उत्पन्न कर दी। इस तरह अंत में भारतीय गणराज्य के संविधान का प्रारूप तैयार करने का दुस्साध्य कार्य डॉक्टर आम्बेडकर के ऊपर आ पड़ा और उन्होंने इसे अपने प्रतापी ढंग से प्रस्तुत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।